जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो धावा बोला हुआ है उसके कारण कई सारे सवाल हैं जो कि सभी के सामने खड़े हो रहे हैं। कई लोगों के सवाल वाजिब भी हैं, वहीं कई लोगों के सवाल दकियानूसी भी हैं। देखिए, लड़ाई कोई भी करे, कोई सही हो या गलत हो, लेकिन इसमें जो जान माल की हानि होती है वो किसी भी देश को, चाहे वो जीतने वाला हो या हारने वाला हो, उसको कई सारा जो एक साल होते हैं उसे पीछे धकेल देती है। तो अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भाई आखिर जिस प्रकार से जो कुछ अभी चल रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कुछ अभी चल रहा है, इसको लेकर बाकी देश क्या कर सकते थे। क्योंकि देखिए, इंडिया आज की डेट में कोई भी बड़ा देश माने या ना माने, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ का मार्केट इतना बड़ा है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, इस कारण से भारत का हस्तक्षेप जो है वो लगातार पिछले कुछ सालों से बढ़ा ही है। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि मानते नहीं हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में भारत की पैठ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई है। और ये देखने के लिए मिला जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी था, ऐसे में रशिया की नज़रें भी भारत के ऊपर टिकी थीं कि भारत आखिर क्या कहता है। वहीं यूक्रेन में जिस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि यूक्रेन में भारतीय छात्रों को परेशान किया जा रहा है, ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, बॉर्डर के ऊपर मारपीट की जा रही है यूक्रेनियों द्वारा, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत ने रशिया को मना नहीं किया। भाई भारत जो है वो न्यूट्रल है। भारत ने कहा है भाई शांति कायम रखो, ना हम रशिया की तरफ हैं ना हम यूक्रेन की तरफ है। अब अंदरूनी रूप से सभी को पता है कि भारत किसका साइड यहाँ पर ले रहा है, लेकिन हाँ, एक वैश्विक पटल के ऊपर अगर हम बात करें तो भारत की साइड क्लियर है कि भारत किसी के भी साइड में नहीं है। और ये चीज़ यूक्रेन वालों को बुरी लगी है। अब बात वही आ जाती है, वर्ल्ड कप में जब भी होता है ना, एक इफ एंड बट वाली सिचुएशन फंस जाती है कि इंडिया अगर इससे हार के उससे जीत गया तो ही क्वालिफाई करेगा। वो वाली कंडीशन अभी यूक्रेन के साथ है और भारत के पास में कमांडिंग पोजीशन थी। तो ये सभी चीज़ें चल रही थी, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में नरेंद्र मोदी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लग रहे हैं। वो क्या आरोप लग रहे हैं, क्यों आरोप लग रहे हैं, ये सभी जरा बातें करते हैं हम इस वीडियो में। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, इसके दौरान भारतीय छात्र की मृत्यु के बाद लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बेहद नाराजगी है। लोगों का कहना है कि मोदी एक कमज़ोर प्रधानमंत्री है, समय रहते हुए उन्होंने सही फैसले नहीं लिए, जिसकी वजह से ये नतीजा रहा है कि एक मासूम छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। लोगों ने पीएम मोदी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। तभी तो ट्विटर पर इंडिया हैज़ वीक पीएम ट्रेंड कर रहा है। आइए जरा बात करते हैं रूस यूक्रेन के बारे में और युद्ध को लेकर मोदी सरकार के ऊपर आखिर क्या क्या आरोप लग रहे हैं। यूक्रेन में मिसाइल हमले में मारे गए एमबीबीएस छात्र नवीन शेखरप्पा ज्ञान गौदर कर्नाटका शायद कई लोगों के लिए एक संख्या मात्र हो सकता है, लेकिन जिसके घर का चिराग बुझा है उसकी पीढ़ियां इस गम से शायद उबर ना पाए। इस वक्त भले ही डांडस बांधने वालों की भीड़ लगी होगी, लेकिन उस बच्चे के माता पिता और परिवार की तकलीफ का अंदाज़ा हम और आप शायद लगा भी नहीं सकते। लोगों का आरोप है कि एक अदूरदर्शी नेतृत्व की लापरवाही ने किसी के घर के चिराग को बुझा दिया है। 21 साल के उस बेटे की ख्वाहिश थी कि वो सर्जन बनकर भारत लौटे, लेकिन उसका ये सपना पूरा ना हो सका। वो यूक्रेन के खार्किव शहर में खाने पीने का सामान खरीदने के लिए बाहर निकला था, तभी मिसाइल हमले के बाद हुई गोलीबारी में उसकी मृत्यु हो गई। संभव है इसे भी जुल्मों में भी भुला दिया जाएगा, जिस तरह कोरोना लहर के समय ऑक्सीजन के अभाव में एक एक सांस के लिए तड़पते लोगों की थमती सांसों को हम अब कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। लोगों को सबसे ज़्यादा शिकायत इस बात से ही कि केंद्र सरकार ने भारतीय छात्रों को वतन लाने में देरी कर दी। इसी बहाने लोगों को अपना पुराना गुबार निकालने का मौका भी कहीं ना कहीं मिल गया है। लोगों का कहना है कि बिना योजना के लॉकडाउन में मजदूर मरे, कोविड में लापरवाही की वजह से हज़ारों लोग मरे, किसानों के खिलाफ 3 कानूनों को लाने से सैकड़ों किसान मरे, और अब यूक्रेन में भारतीय छात्र मारा गया क्योंकि समय पर उसे भारत नहीं लाया गया। 97% नंबर लाने के बाद भी छात्रों को उनके स्टेट में मेडिकल सीट नहीं मिल पाती। लोग पूछ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार को भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने का काम काफ़ी पहले शुरू कर देना चाहिए था, जबकि यूक्रेन में कई हफ्तों पहले से संकट के हालात बने हुए थे। विपक्षी दलों का मानना है कि केंद्र सरकार ने इस काम में देरी की। कई लोग इसके लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को भी याद कर रहे हैं। वहीं जॉर्जिया और अर्मानिया में भारत के राजदूत रहे अचल कुमार मल्होत्रा का कहना है कि कुछ देर जरूर हुई है, लेकिन अनिश्चितता के हालात बने हुए थे, जिसके चलते कोई ठोस कदम उठाना मुश्किल था। हो सकता है कि काम 6-8 दिन पहले शुरू हो सकता था, लेकिन मैंने सुना है कि परीक्षा के चलते बहुत से छात्र यूक्रेन छोड़कर भारत वापस खुद ही नहीं आना चाहते थे। दूसरी तरफ विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का कहना है कि भारतीय दूतावास ने कई दिनों पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी और लोगों से यूक्रेन छोड़कर जाने की सलाह दी थी। वहीं सरकार पक्ष में कई लोगों का कहना है कि यूक्रेन और रूस के बीच कई हफ्तों से तनाव और संकट चला आ रहा था, लेकिन रूस हमला कर ही देगा ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि बाकी देशों ने अपने छात्रों को जनवरी में ही वहां से निकाल लिया था। असल में एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर B-77 विमान 200 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को भारत लेकर आया, लेकिन अगले विमान को यूक्रेन पहुंचने से पहले ही वापस लौटना पड़ा, क्योंकि तब तक रूस का आक्रमण शुरू हो चुका था। अब ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों को भारत लाया जा रहा है। यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों ने भारत सरकार पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि यूक्रेन से आने वाली फ्लाइट के दाम 3 गुना कर दिए गए हैं। भारत सरकार का ध्यान छात्रों पर नहीं है। कई छात्रों ने यह भी कहा है कि उन्हें बॉर्डर पार करने के लिए कमीशन तक देना पड़ा है। उनके पास पैसों की कमी है और खाने का सामान नहीं है। कई छात्र अभी भी बंकरों में रहने को मजबूर है।
वहाँ के जो हालात हैं उसे देखकर परिजनों का दिल बैठा जा रहा है। परिजनों का कहना है कि सरकार रेस्क्यू कर रही है, तो यूक्रेन से आने वाली हवाई यात्राओं का 3 गुना किराया क्यों वसूला जा रहा है? एयर कंपनियां आपदा में अवसर खोज रही हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें भारत सरकार अपने खर्चों पर यूक्रेन से मुंबई लेकर लौटी है, फिर भी उन्होंने मुंबई से अपने घर का किराया ना देने पर सरकार को घेरा। ऐसे लोगों के बारे में आखिर क्या ही कहा जाए। ऋषिकेश की रहने वाली आयुषी राय यूक्रेन से सकुशल अपने घर लौट आई। वे इस बात के लिए सरकार को थैंक यू कहने की बजाय ये शिकायत कर रही हैं कि वे इस बात पर निराश हैं कि उन्हें मुंबई से देहरादून आने के लिए सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली। उन्हें अपने खर्च पर हवाई सेवा के जरिए देहरादून पहुंचना पड़ा। मतलब सरकार जो है वो विदेश से आपको घर लेकर आ गई और उसके बाद सुरक्षित भारत में भी आपको ट्रैवल का खर्च दे। भाई ये तो एक घटिया सी बात हुई ना। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालकर लाए जाने में प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की बात करी है। इसके बाद यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और वीके सिंह यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजने का फैसला किया गया। ये मंत्री भारत के विदेश दूत के तौर पर वहां पर गए हैं, जिसके अनुसार सिंधिया रोमानिया, मोल्दोवा गए हैं, वहीं किरण रिजिजू स्लोवाकिया और हरदीप सिंह पुरी हंगरी और वीके सिंह पोलैंड गए हैं। इस पर लोगों ने कहा है कि ये वहां जाकर आखिर क्या करेंगे। समय पर छात्रों को वहां से निकाला नहीं है और अब इन्हें वहां अपनी वाहवाही लूटने के लिए भेज दिया गया है। केंद्र सरकार ऐसे समय में भी काम करने के बजाय अवसर तलाश रही है। असल बात तो यह है कि जिस मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारत में करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं, वही पढ़ाई विदेश में 25 लाख रुपए में हो जाती है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने न्यूज एजेंसी एएनआई से पिछले हफ्ते कहा था कि 20,000 से अधिक भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन में विभिन्न हिस्सों में रहकर पढ़ाई करते हैं। उनकी मदद करना हमारी प्राथमिकता है। कई लोग इस समय युद्ध के विशेषज्ञ बने हुए हैं। कई लोगों का मानना है कि इस समय भारत को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। पीएम मोदी को रूस से बात करना चाहिए। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के प्रस्ताव पर हुए मतदान में भारत ने हिस्सा नहीं लिया, जिसके बाद विपक्ष और कई लोगों ने केंद्र सरकार को घेर लिया। विपक्ष का कहना है कि ऐसे समय आते हैं जब राष्ट्रों को खड़े होने की जरूरत पड़ती है और बिल्कुल अलग खड़े आप नहीं हो सकते। काश भारत ने सुरक्षा परिषद में यूक्रेन की उस जनता का साथ दिया होता और एकजुटता से प्रकट हुए होते तो स्थिति कुछ और होती। दोस्त जब गलती कर रहे हैं तो उन्हें ये बताना जरूरी होता है कि वो गलत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री तिवारी ने कहा है कि दुनिया के ऊपर से आवरण हट गया है, भारत को पक्षों में चुनना होगा। वहीं पूर्व विदेश राज्य मंत्री और कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने एक लेख में लिखा है कि आक्रमण तो आक्रमण है। हमें अपने दोस्त रूस को ये बताना चाहिए कि अगर दोस्त एक दूसरे से ईमानदारी से बात नहीं कर सकते तो फिर दोस्ती का आखिर क्या ही मतलब रह जाता है। असल में यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर भारत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पूरे मामले में भारत का रुख अब तक रूस के खिलाफ नहीं रहा है। हालांकि भारत ने युद्ध समाप्ति की बात जरूर कही है। इसके साथ ही यूक्रेन में राहत सामग्री भी भेजी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी पर इन हालातों में यूपी चुनाव के लिए प्रचार करने का भी आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि एक तरफ भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, एक की मौत भी हो चुकी है, दूसरी तरफ पीएम मोदी को चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मोदी को छात्रों की जान से ज़्यादा अपने चुनाव की फिक्र है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को इतिहास हमेशा के लिए याद रखेगा। वे कम बोलते थे लेकिन काम ज़्यादा करते थे। बीजेपी इस आपदा को फेक प्रमोशन और फेक इवेंट्स की तरह चला रही है। शिक्षा नैतिक अधिकार है, वह तो मोदी के पास है ही नहीं। कोई भी संकट हो तो मोदी ने खुद को डिजास्टर ही साबित किया है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका और ब्रिटेन अपने नागरिकों को क्यों और कैसे निकालने में सक्षम थे, जबकि भारत की ओर से भारतीयों को यूक्रेन छोड़ने के लिए एडवाइजरी ही जारी करता रह गया। पीएम मोदी को सिर्फ दिखावा ही आता है, इस प्रकार के भी लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ठीक है, यहाँ पर बातें हो रही हैं, लेकिन आपको सामने कई सारे ऐसे भी वीडियोस और ट्वीट्स अब तक सामने आ चुके हैं जिसमें कि जो छात्र थे जो कि यूक्रेन में पढ़ रहे थे, वे ये तक कह रहे थे कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने भी कह दिया था कि भाई आप लोग छोड़ दो, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, हम लोग यहीं रहेंगे। भाई एग्जाम्स की बात हो रही थी, इस तरह की बातें हो रही थी, तब इन लोगों ने खुद क्यों नहीं छोड़ा? एडवाइजरी जारी हो गई थी, उसके बाद भी इन्हें नहीं छोड़ा। हद तो तब कर रहे हैं जब यहाँ ये लोग मुंबई पहुँच भी उम्मीद कर रहे हैं कि भाई अब भारत सरकार हमें घर भी पहुँचवा दे। मतलब यही होता है कि आप किसी को उंगली दो और वो आपकी गर्दन पर चढ़ कर बैठ जाता है। इन आरोपों के बारे में आपका कहना मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।